सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इतनी गर्मी है कि धूप में खड़ा होना बहुत मुश्किल है और जिस कड़ी गर्मी में जिस तरह का प्यार आप लोगों ने दिखाया है, मैं इस प्यार को जीवन भर नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। प्यारे साथियों, सर्वप्रथम मैं, क्योंकि सम्राट अशोक जी की जयंती के अवसर पर हमने ये कार्यक्रम अपने साथियों के साथ चर्चा करके तय किया था कि हम अपने महापुरुषों की जयंती पर बड़े आयोजन करेंगे। इसी कारण से ये कार्यक्रम लखीमपुर खीरी में रखा गया। सर्वप्रथम मैं सम्राट अशोक जी को, जो एक ऐसे नायक, ऐसे योद्धा, एक ऐसे चक्रवर्ती सम्राट जिनका डंका पूरे एशिया में बजता था, उन सम्राट अशोक जी को अपने प्यारे श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। ऐसे तो सभी लोग नहीं आ जाएंगे और उनकी जयंती पे आप सब लोगों को बधाई देता हूं। प्यारे साथियों, आज लखीमपुर की इस क्रांतिकारी धरा पर जब मुझे आपके बीच आने का मौका मिला है और आप इतनी बड़ी संख्या में अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, तो अगले 40, 50, 60 मिनट मैं आपसे अपने दिल की बात रखूंगा और मैं आशा उम्मीद करूंगा नौजवानों से, मेरी माओं से, बहनों से, बड़े बुजुर्गों से, इस मंच पर बैठे हर एक व्यक्ति से कि वो आज के बाद, यहां से जाने के बाद चैन से नहीं बैठेगा। वो गुलामी को समझेगा और गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए संघर्ष करेगा। प्यारे साथियों, मैं यहां के प्रशासन का भी धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने कल रात तमाम हाय हल्ला होने के बाद हमें परमिशन दी। मैं उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि वो सत्ता के आगे इतने नतमस्तक है कि जो रैली कल होने वाली है उसकी परमिशन को रात को 7 बजे तक दबा के रखते हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं उन तमाम अधिकारियों को ये कहना चाहता हूं कि हमेशा आजाद समाज पार्टी इस हालात में नहीं रहेगी। मेरी बात को आप याद रखना। और हमेशा जिनको जो आज आपके दफ्तरों में परमिशन लेके, आंख में आंसू लेके घूम रहे हैं कि हमें परमिशन दे दो, परमिशन दे दो, वो भी हमेशा इस हालात में नहीं रहेंगे। एक दिन आएगा कि जब उनकी गाड़ी रुका करेगी तो आप उनके सम्मान में अपने दफ्तर के बाहर खड़े हुआ करोगे। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, हालात बदल जाएंगे, माहौल बदल जाएगा। अगर आप बदल जाओ और बदलाव की ठान लो तो उत्तर प्रदेश का मिजाज बदल जाएगा। मेरी बात को आप याद रखें। मैं आज सुबह शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी से मिला। जब मैं उनसे मिला तो मुझे महसूस हुआ कि नौजवानों में कितनी शक्ति है। यहां बैठे हर एक नौजवान को मैं कहना चाहता हूं, जब मैं सुबह उनसे बात कर रहा था, एक क्रांतिकारी दूत मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए 24 साल से कम उम्र में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो मैं सोच रहा था
कि ये जो तमाम लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद से तो नौजवान जुड़ा हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूं, जब 24 साल का नौजवान अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए अपने प्राणों का हंसते हंसते बलिदान दे सकता है, तो ये जो युवा यहां खड़ा है नौजवान, अगर ये ठान ले तो 2027 में मुख्यमंत्री जी का बोरी बिस्तरा भी बांध सकता है। इस बात का भी मुझे भरोसा है। और मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की तानाशाही सत्ता से कि जुल्म जाति अन्याय अत्याचार की बेड़ी कटेगी, नौजवान अंगड़ाई ले रहा है और वो अपने ऊपर हुए एक एक जुल्म का हिसाब 2027 में वोट के आधार पर करेगा। मेरी बात का ध्यान रखें। प्यारे साथियों, मैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की इन 2 लाइनों से आज की बात की शुरुआत करूंगा। इन त्रासदियों को अभी न जाने कितनी सदियों तक सहना है। इन त्रासदियों को अभी न जाने कितनी सदियों तक सहना है। हौसला रखिए, वे तुम्हें जीने नहीं देंगे और हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। मेरी बात का प्यारे साथियों, जब आप घर से मोटरसाइकिल पे, 4 पहिए की गाड़ी पे, पैदल जब घर से निकले होंगे इस उम्मीद से कि हमें रैली में जाके कार्यक्रम को सफल बनाना है, आपके मन में जो भाव है उन भाव का कोई तोड़ नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। अब तो हम पे जिम्मेदारी है कि जो वादा हम आज आपसे करेंगे, मैं गारंटी देके कहता हूं, राजकाज बनने दीजिए, साल भर बाद एक एक बात को चेक कीजिएगा पॉइंट के साथ, जो वादा आपने करेंगे उसको पूरा करके देंगे। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, मैं आज की बात यहां से शुरू करूंगा कि ये देश जब अंग्रेजों के अधीन था, और अंग्रेज वही नहीं होते जिनको आप टीवी में देखते हैं। आज भी अंग्रेजों जैसा व्यवहार इस देश के किसानों, मजदूरों, गरीबों, बच्चों, बच्चियों, तमाम वंचित वर्गों के साथ किया जा रहा है। आपको याद है, मैं लखीमपुर एक बार पहले भी आया था। याद है नहीं याद है बताओ, कहां आया था? तिगुनिया। कैसे? जब सीतापुर से भी पहले पुलिस ने मुझे रोककर वापस कर दिया, तो पुलिस के भाइयों का सम्मान रखते हुए 7 घंटे मोटरसाइकिल की यात्रा करके हम लोग तिगुनिया पहुंचे थे। और क्यों पहुंचे थे? क्योंकि वहां किसानों के साथ अन्याय हुआ था। गाड़ियों के पहियों के नीचे मेरे किसान परिवारों को रोन दिया गया था। मेरे आज भी याद है, मैं उन शहीद किसानों को भी उनकी शहादत पे नमन करता हूं, जिन किसानों ने बलिदान दिया। वो टायर किसानों के ऊपर नहीं चढ़ा था, वो हर एक किसान मजदूर के घर पे, उसकी फसल पे, उसके सम्मान पे चढ़ा था। प्यारे साथियों, उन किसान भाइयों को न्याय दिलाने के लिए मैं और मेरे साथी 10-12 मोटरसाइकिल लेके 7 घंटे का सफर करके पहुंचे थे। और आपको याद होगा, मैं बधाई देता हूं आपको कि ऐसे गुंडों को आपने उनकी शक्ति छीन के सत्ता से बाहर करने का काम बहुत मजबूती से किया। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। लोकतंत्र की शक्ति उनको दिखाई,
कि अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो दोबारा लोकसभा की चौखट नहीं देख पाएगा। मैं आपको बधाई देता हूं, आपने बहुत मजबूत फैसला किया। प्यारे साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर 1930 में बात कहते हैं कि हमारे दुखों को हमारे सिवाय कोई और नहीं मिटा सकता है। हम भी इन्हें तब तक नहीं मिटा सकते जब तक राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ में नहीं होगी। मेरी बात पे गौर करो। लोकतंत्र से पहले बाल प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, जाट, गुर्जर, यादव, लोधी, विश्वकर्मा, सैन, तमाम वंचित वर्गों के बच्चों को अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। 1935 से पहले किसी सरकारी पद पे जाने का अधिकार भारत के अंदर नहीं था। 1935 का जो एक्ट बना, और ऐसे नहीं बना एक्ट जिन्होंने नहीं सुना हो, नहीं जाना हो, वो भी जान लो। एक कमेरी मां की कोख से जन्म लिया चंद्रशेखर आजाद आज यहां लखीमपुर खीरी में आपको जनवाने आया है कि लोकतंत्र आने के बाद क्या बदलाव हुए मेरे लोग। तो मेरे प्यारे साथियों, 1928 में बाबा साहब अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी महासभा के बैनर तले मेमोरेंडम दिया कि देश में अछूतों के, शूद्रों के हालात बड़े खराब हैं, अंग्रेजों को हमारे बारे में सोचना चाहिए। उनकी मेमोरेंडम पे साइमन कमीशन भारत आया। नौजवानों को पढ़ना होगा, अगर लड़ना है तो पढ़ना होगा, और अगर जीतना है तो पढ़ के संघर्ष करना पड़ेगा। मेरे नौजवान साथियों, 1929 में साइमन कमीशन ने जो सर्वे किया, 1929 में जो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकता, उसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता। लड़ने मरने से अच्छा है लड़ो, और तब तक लड़ो तब तक आप क्या तो हार ना जाओ या जीत ना जाओ, तब तक लड़ो। 1930 में साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दी, और 1930 में ही गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर ने कमजोरों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए गोलमेज कॉन्फ्रेंस में उनके अधिकारों के लिए मांग उठाई। और मुझे बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा कि महात्मा गांधी, जिनको देश ने राष्ट्रपिता बाद में माना, महात्मा गांधी उस समय कमजोरों के अधिकारों के खिलाफ खड़े हुए। ये बड़े तकलीफ की बात है। देश नहीं जानता है, लेकिन हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया है, उनके द्वारा जो लिखा गया है, उसको पढ़ के हमें जानकारी है कि कौन कहां खड़ा। प्यारे साथियों, 30 में हुई, 31 में हुई, 32 में हुई गोलमेज कॉन्फ्रेंस। 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद पूना पैक्ट हुआ और 1935 का एक्ट बना। उस एक्ट में पहली बार तय हुआ कि भारत के लोग भी सरकारी सेवा में क्लास 1 यानी कि सिविल सेवा में भागीदारी कर पाएंगे, हिस्सा बन पाएंगे। 1935 में पहली बार। प्यारे साथियों, आजादी मांगने से नहीं मिली, आजादी भीख नहीं है। आजादी करोड़ों लोगों के संघर्ष से जो शक्ति पैदा हुई, उस शक्ति का परिणाम है आजादी। प्यारे साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हर एक व्यक्ति को, बालिग व्यक्ति को
वोट का अधिकार दिलाने का काम किया। 1935 तक इस देश के पैसे वाले पूंजीपति, व्यापारी, राजशाही परिवार के लोग, जमींदार, बड़े बड़े टैक्स देने वाले बहुत पढ़े लिखे लोग वोट करते थे, जिनकी सारी संख्या 10% थी देश की आबादी में। कितने परसेंट? जोर से बताओ, कितने परसेंट? 10%, यानी कि 100 लोग अगर थे तो 10 लोग कुर्सी पे बैठते थे और उनका फैसला भी 10% लोग करते थे। 90% लोग ना कुर्सी पे बैठते थे, ना कुर्सी पे बैठने का फैसला करते थे। और मेरी बहनों को जानना चाहिए, पुलिस की बहनें जो आज यहां खड़ी है, उनको भी जानना चाहिए कि उन 10% में एक भी महिला नहीं थी, किसी भी जाति की और किसी भी धर्म, न वोट देने वाली, न चुनाव लड़ने वाली एक भी महिला नहीं थी। SC/ST छोड़िए, OBC छोड़िए, अपर कास्ट जिनको तथागत प्रकाश कहा जाता है, सामान्य जाति जिनको कहा जाता है, नॉन SC/ST OBC जिनको कहा जाता है, उन वर्गों की महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, सिख महिलाएं, जैन महिलाएं भी वोट ना करती थी, ना चुनाव लड़ सकती थी। ये तो भला हो बाबा साहब अम्बेडकर का कि देश के संविधान में महिलाओं को बराबर के अधिकार दिए है और प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति महिलाएं बनी तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत बनी।